नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी का दोस्तों टॉप 100 वीवीआई प्रश्न करेंगे, जिसमें कि बहुत सारा प्रश्न आपको जो परीक्षा होने वाला है हिंदी का, ठीक है, 22 फरवरी को, उसमें हूबहू छपेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो 100 प्रश्न जो हम इसमें बताए हैं आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, उससे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहेगा। तो चलिए आज के शानदार वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरा हिंदी का और भी दूसरे यानी कि वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में जाति प्रथा के मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन रहा है बेरोजगारी, बी रहा है गरीबी, सी रहा है उद्योग धंधों में की कमी और डी रहा है अमीरी। तो भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वो बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर पूछा कि 20 के दांत शीर्षक पाठ का विधा क्या है? यानी 20 का दांत जो शीर्षक पाठ है उसका विधा क्या है? तो आपको बताना है बाबू कि इसका 20 के दांत का जो शीर्षक का पाठ है उसका विधा क्या है? तो वह कहानी है। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर पूछा जाए किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरे घड़ा मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय मिला था, ठीक है। आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किस गवर्नर के समय जो 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर पूछे रहे कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो शीर्षक है यानी कि यह जो पंक्ति है वह किस पाठ से है? तो यह जो हो जाएगा राइट आंसर उसका नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह जो पंक्ति है वह नाखून क्यों बढ़ते से है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो है किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यानी मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो शिक्षा एवं संस्कृति पाठ से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखिए, सातवां नंबर पूछे कि लेखक अवनियो क्या साथ लेकर गए थे? लेखक जो थे अवनियो क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा आठवां नंबर पूछा कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। यानी सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु यानी कि गुरु के ज्ञान बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा नौवां नंबर पूछा कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि जो थे वो कौन थे? तो वह रसखान थे। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर पूछ रहे कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद जो थे वो किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर पूछ रहे कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आम शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह कौन है? तो वह रसाल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे 12 नंबर में पूछे कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द जो है दोस्तों बताना कि कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो इस तरह से लिखा हुआ है ये अनाधिकार जो है शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी ये सभी जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बाबू वो सब गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ये ऑप्शन यानी कि करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। तो आ उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगा हुआ रहता है, तो आ उपसर्ग लगा हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 14 नंबर प्रश्न में पूछे कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा जो है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी मानव मुक्ति का पुरोधा जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न में 15 नंबर पूछे कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसका कथन यानी यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह
कथन जो है किसका है, तो यह सेन साहब का है। ठीक है, सेन साहब का पुत्र होते यानी बेटा जो है खोखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, पूछा कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किस यानी कि किसने प्रकाशित करवाया, यानी हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो मैक्स मुलर ने करवाया। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर, पूछे कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का जो संबंध है वो किससे है, तो वो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 18 नंबर, पूछे थे कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी किस देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गौड़ देश के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा दोस्तों 19 नंबर, पूछा जा रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, किसकी रचना है। ठीक है, आपको बताना है सूर्य नामक पुस्तक जो है किनकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, पूछे कि नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, पूछे कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। दुर्गंध शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दुह जोड़ गंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, दुर्गंध का संधि विच्छेद दुह जोड़ गंध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 22 नंबर, कि ड़ का उच्चारण स्थान क्या है। ड़ का जो उच्चारण स्थान होगा मेरे प्यारे बाबू उस क्या होगा, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि कंठ हो जाएगा। ड़ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, क वर्ग में जो भी आता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 23 नंबर, पूछ रहे कि लोहा शब्द है, लोहा जो शब्द है बाबू वो क्या है, तो लोहा जो शब्द होगा वह पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहा जो है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर, कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम जो शब्द है वह कौन संज्ञा है, तो यह कलम जो है जातिवाचक संज्ञा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्तियाँ क्या अर्थ, यानी क्या अर्थ, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तियाँ जो है इसका क्या अर्थ होता है, तो काम न जाना बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काम नहीं जाना और बहाना बनाना होता है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि गुण शब्द का विलोम होगा। गुण शब्द का जो विलोम होगा मेरे प्यारे बाबू वो क्या होगा, तो गुण का विलोम क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, प्रत्येक शब्द कौन समास है। प्रत्येक जो शब्द है वो कौन समास है, तो यह जो हो जाएगा अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर, पूछे कि राम खाता होगा। राम खाता होगा कौन काल है, राम जो है खाता होगा कौन काल है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी कि काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, पूछे रहे कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा शब्द जो है कौन संज्ञा है, तो समूहवाचक, समूह यानी कि एक समूह, यानी वैसा शब्द जिससे समूह का बोध होता है तो उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आग शब्द है, 30 नंबर प्रश्न में पूछे आग जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तो यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 31 नंबर प्रश्न में पूछे कि मंगम्मा मिठाई किसके यानी किसके लिए ले जा रही थी, तो पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, पूछे कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखा गया है, तो उड़ीसा को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 33 नंबर, पूछे कि पहले दिन पपाती को क्या था। पहले दिन जो था पपाती को क्या हुआ था, तो बुखार था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 34 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था, यानी ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें स्कूल जो था मेरे प्यारे बाबू वो कहाँ था, तो टीले के नीचे में था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीले के नीचे। अगला प्रश्न मेरा देखिए 35 नंबर, पूछा जा रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपया लिया था, यानी कि 50 रुपया देंगे, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब 36 नंबर, पूछा जाए कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप
आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 37 नंबर, पूछा जा रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। मछली लेकर जो है संतु क्यों भागा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, पूछे एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या जो है तो वह किस यानी कि किस कविता संग्रह से यानी कि संकलित हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह इन दिनों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वह इन दिनों कविता से संग्रह यानी संकलित है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 39 नंबर, पूछा है कि नदी द्वीप किस कवि की रचना है। नदी द्वीप जो है किस कवि की रचना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। कवि द्वीप जो है किस कवि की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 40 नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। तो जनतंत्र का जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर, पूछा रहा कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोंक जो है किस लेखक की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, पूछे कि बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर जो है कौन आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लेखक के साला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 43 नंबर, पूछा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। लेखक रामविलास शर्मा का जो गांव का नाम था मेरे प्यारे बाबू वो क्या था, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका बी यानी उच्च गांव सानी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। उच्च गांव सानी, ठीक है ना, सानी, उच्च गांव सानी नाम था रामविलास शर्मा का गांव, यानी इनका जन्म यानी जो गांव का जो नाम था रामविलास शर्मा का वह उच्च गांव सानी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, पूछा कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो यह लखनऊ घराने के वंशज थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर, पूछा कि भौतिकवादी का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है। यानी कि 45 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भौतिकवाद जो है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं इस यानी जो किस निबंध की पंक्ति है, तो परंपरा का मूल्यांकन की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज को संबंध है, ए ऑप्शन देखिए तबला वादन, संतूर वादन, बांसुरी वादन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। ये बिरजू महाराज थे वो कथक नृत्य करते थे, ये सभी कुछ भी नहीं करते थे, इसलिए डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 47 नंबर, पूछे कि निश्चय यानी निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है। निम्न में निश्चय का जो विलोम होगा वह क्या होगा, तो वह अनिश्चय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 48 नंबर, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 49 नंबर, पूछ रहे कि रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का जो विशेषण होगा वह क्या होगा, तो वह रुचिकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर में पूछे कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी महाशया हो जाएगा। ठीक है, महाशया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर, पूछे कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। भानुमति का पिटारा मुहावरे का जो क्या अर्थ होता है, तो अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप तो अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर, अज्ञान शब्द कौन संज्ञा यानी कौन समास है। अज्ञान जो शब्द है वह कौन समास है, तो अज्ञान यानी न ज्ञान, ठीक है ना, तो इससे नए समास हो जाता है। कौन समास, नए, यानी जिसमें अज्ञान यानी कि ज्ञान नहीं है उसको, तो अनय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 53 नंबर, पूछा कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है। बताना कि भाववाचक संज्ञा कौन है, तो बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी का जो निर्मला थी वो कौन थी, तो लेखक की पत्नी का नाम था वह निर्मला था। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 55 नंबर, पूछे रहे कि आशा दीवार
किस कवि की रचना? आशा दीवार जो है किस कवि की रचना है? तो आपको लोग याद रखिएगा गुरु नानक की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। यानी आशा दीवार जो है, आशा दीवार वह किसकी यानी किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 56 नंबर पूछे कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न मेरा 57 नंबर पूछे गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा के कविताएं लिखी? यानी गुरु नानक जो थे वो पंजाबी के अलावा और कौन सी भाषा में यानी कि ये कविता लिखे थे? तो हिंदी भाषा में लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 58 नंबर पूछे थे कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त जो थे वह कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह रसखान थे। रसखान जो थे दोस्तों वह कृष्ण के प्रेम में मंत्रमुग्ध हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 59 नंबर पूछा कि रसखान का रचना काल था। रसखान का जो रचना काल था दोस्तों वह कब था? तो वह जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी कि जहांगीर का जिस समय शासनकाल था उसी टाइम जो थे रसखान के रचना काल था। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 60 नंबर पूछा जा रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगों उठती है का चित्रण किया है? तो यह जो किए हैं वो कौन किए? तो घनानंद ने किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 61 नंबर पूछा कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो है दोस्तों आपको कौन है बताना है। तो शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है सीबी, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। बाकी ये सब हिंदू, मधुर, सहोदर ये सभी क्या है? गलत लिखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 62 नंबर पूछा जा रहा है कि विवाह शब्द है। विवाह जो शब्द है मेरे प्यारे बाबू उसको बताना कि कौन शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, ठीक है। तो यह जो हो जाएगा विवाह जो शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर प्रश्न में पूछा कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण? मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा। अगला प्रश्न मेरा 64 नंबर पूछा कि लंबोदर शब्द कौन समास है? लंबोदर जो शब्द है वो कौन समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। इसका देखिए लंबोदर यानी अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना। तो यानी लंबा हो उधर जिसका, यानी अर्थात क्या? गणेश। तो इसलिए ये मेरा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में देखिए मेरा 65 नंबर पूछा जाए कि महिला का पर्यायवाची है। महिला का जो पर्यायवाची शब्द होगा यानी क्या होगा? तो नारी हो जाएगा। महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नारी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 66 नंबर एड़ी शब्द का विलोम है। एड़ी का जो होगा विलोम शब्द यानी उल्टा बताना है तो चोटी हो जाएगा। एड़ी का उल्टा क्या हो जाएगा? चोटी। अगला प्रश्न मेरा 67 नंबर पूछा कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? तो बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों आपका जितना भी क्वेश्चन बैंक में व्याकरण का जितना भी प्रश्न पूछा हुआ एक ही वीडियो में आपको बनाकर इस चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिएगा उसको। और भी हिंदी का सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 68 नंबर पूछा कि लिखावट शब्द है। लिखावट जो शब्द है मेरे प्यारे बाबू वह कौन शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यानी स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 69 नंबर पूछा जा रहा है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग आंसर भी कमेंट करते चलिएगा साथ साथ में दोस्तों, ठीक है। उससे रिवीजन जो है आपको ज़्यादा होगा। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, ठीक है। अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अब 70 नंबर पूछा जाए कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो है वो कौन लिखा हुआ है? देखिए पहला में गुणी है, प्रति है, तत्कालिक है या प्रामाणिक है। तो इसमें शुद्ध शब्द बताना कि कौन लिखा हुआ। तो देखिए प्रामाणिक जो है दोस्तों ये शुद्ध लिखा हुआ, बाकी ये सभी जो है गलत लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरा कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए मेरा 71 नंबर तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है?
यानी इसमें पूछा जा रहा है कि तुम जो है क्या यहाँ पे क्या में यहाँ पे रेखांकित किया हुआ होगा, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से होगा कि यहाँ पे जो क्या है ना इसको रेखांकित किया होगा क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो क्या जो है ये जो क्या लिखा यानी रेखांकित शब्द यानी क्या जो है वह कौन सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर, चोर शब्द का विलोम, चोर शब्द का जो विलोम क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री किस पद का उदाहरण यानी पदबंध का उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री यानी किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 74 नंबर, पूछा जा रहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। संगम का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, सम प्लस गम, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर, पूछा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। निम्न में जो है शुद्ध वाक्य कौन है, आपको 4 ऑप्शन दिया हो, चारों में बताना कि निम्न में जो शुद्ध शब्द है शुद्ध वाक्य जो है कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 76 नंबर, पूछा जा रहा है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा जो थी वो क्या बेचती थी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दही बेचती थी। अगला प्रश्न देखिए मेरा 77 नंबर, पूछा जा रहा है कि मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। मंगम्मा जो थी वो कहाँ के रहने वाली थी, तो देखिए आपको याद रखना है दोस्तों, मंगम्मा जो थी अबलूर के पास किसी गांव की, ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अबलूर के किसी यानी कि अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी मंगम्मा, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 78 नंबर, पूछा जा रहा है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। मंगम्मा जो है किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर, पूछा है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो सावरदइया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर, पूछा है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। लेखक सुजाता का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो वह 1935 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर, दिनकर जी कवि के साथ साथ यानी कि दिनकर जी जो थे वो कवि के साथ क्या थे, तो वह गद्यकार भी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गद्यकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 81 का। अगला प्रश्न मेरा 82 नंबर, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बाबू, तो जापान को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 83 नंबर, पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में एक यानी कि कविता में वृक्ष की सूखी डाल किसके तरह दिखी थी, यानी किसके तरह थी। यानी एक वृक्ष की हत्या जो शीर्षक कविता है उसमें वृक्ष का एक सूखी हुई डाल जो है किसके तरह मैंने उसको प्रतीत होता है कवि को, तो वह राइफल की तरह, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, राइफल की तरह। अगला प्रश्न देखिए मेरा 84 नंबर, पूछा कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखाटे में कौन नहीं यानी अटता। चौखाटे में जो है कौन नहीं अटकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, क नहीं अटता है, ठीक है। यानी कवित्री अनामिका के अनुसार चौखाटे में क नहीं अटता, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। अगला प्रश्न मेरा 85 नंबर, पूछा जा रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। आराध्य कौन सा महीना जो है माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो अगहन महीना, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 86 नंबर, पूछा कि पापाती किस पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 86, ठीक है, यानी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला प्रश्न मेरा 87 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। आकाश जो है अनंत नहीं है, किसे महसूस होने लगा था, तो सीता को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरा 88 नंबर प्रश्न पूछा है कि सीता के कितने लड़के थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा देखिए 89 नंबर प्रश्न में पूछा है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण जो है किसकी रचना है, तो यह जो है
कार्डवेल की रचना है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कार्डवेल की, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डवेल की, ठीक है। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 90 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। भ का जो उच्चारण स्थान है मेरे प्यारे बाबू वो क्या है। तो देखिए प फ ब भ म ये सभी का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प वर्ग में जो भी आता है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 91 नंबर पूछा जा रहा है कि सुजान सागर किसकी रचना है। सुजान सागर जो है किसकी रचना है, गुरु नानक की, प्रेमघन की, रसखान की, घनानंद की। तो आप लोग याद रखना है सुजान सागर जो है रचना है घनानंद की है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनानंद की, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सुजान अगर सुजान रसखान पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा रसखान की, लेकिन यहाँ पे सुजान सागर लिखा हुआ है तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर पूछा जा रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वह घनानंद है। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 93 नंबर पूछ रहा है कि प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे। प्रेमघन जो थे वह किस युग के प्रमुख कवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह प्रेम यानी भारतेंदु युग के, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा भारतेंदु युग के, ठीक है। यानी प्रेमघन जो थे वो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न मेरा 94 नंबर पूछा जा रहा है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। जीर्ण जनपद जो है किस यानी कि कवि की रचना है, तो बद्री नारायण चौधरी यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा यानी जीर्ण जनपद जो है वह किस कवि की रचना है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 95 नंबर पूछे कि स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता जो है वह संकलित है, तो आपको बताना है कि स्वदेशी कविता जो है वो किससे संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्रेमघन सर्वस्व से, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 96 नंबर पूछा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बाबू वह कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे प्यारे बाबू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 97 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि खेत शब्द है। खेत जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तो यह तत्भव यानी शब्द है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 98 नंबर पूछा जाए कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। सत्य के लिए आग्रह जो है एक शब्द क्या होगा इसका, तो सत्याग्रह होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 99 नंबर पूछे कि वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है, तो यह जो हो जाएगा अपदान कारक। यानी कि यहाँ पे देखिए अलग हो रहा है ना, अलग होने के केस में क्या हो जाता है, अपदान कारक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी छत से वह गिर पड़ेगा यानी छत से अलग हो जाएगा, इसलिए अपदान कारक हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा देखिए 100वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करिएगा, आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा मेरे प्यारे वो। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न करवाए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को इसमें यानी कि अगर नहीं याद होगा तो सभी को याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा और सभी को याद कर लीजिएगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।